हे व्यूअर्स, आई एम तृप्ति दुबे एंड वेलकम टू टारगेट पीएससी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एसआई का तैयारी खुद आप लोगों को करवाने वाली हूं, तो आज का जो जितने मैसेजेस आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमने ये डिसाइड किया कि पहले आपको छत्तीसगढ़ कवर करवा दिया जाए। छत्तीसगढ़ का जीएस जीके जितना भी है प्लस करंट अफेयर की क्लास तो हमारी डेली चलने वाली है, तो ये पहले आपका कवर करवा लिया जाए। छत्तीसगढ़ जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसके बाद फिर अपन इंडियन जीएस भी स्टार्ट कर देंगे। करंट अफेयर रेगुलरली चलने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगी कि जो जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है मेरा एक और चैनल चलता है, लेकिन ये जो चैनल है वो मेरी न्यू चैनल बनी हुई है। स्पेशली एसआई का प्रिपेयर करवाने के इंटेंशन से मैंने ये चैनल बनाया है। तो सबसे पहले तो आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है मुझे, है ना। तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए, क्योंकि जब तक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो 1000 नहीं हो जाएगा तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी। जितना जल्दी आप सब्सक्राइबर करेंगे, जितना जल्दी आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, उतना जल्दी मैं लाइव आकर के आप लोग का क्लास बहुत अच्छे से ले पाऊंगी। तो आप लोग का सपोर्ट बहुत चाहिए होगा मुझे। तो फिलहाल आज जो अपना सीरीज है इसमें अपन छत्तीसगढ़ कवर करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की इस सीरीज में मैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका कलेक्शन आपके लिए लेकर के आऊंगी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस उस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने टाइप के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हम साथ में कवर करते हुए चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मैदान किस चट्टान से मिलकर बना हुआ है। देखिए, अगर वीडियो आपको सही से नहीं दिख रहा है, आई मीन जो बोर्ड पे लिखा हुआ चीज है, अगर आपको सही से नहीं समझ आ रहा है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट इन सेंस आप लोग को थोड़ा सा मेरा वॉइस सुन करके याद करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि एक ही वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं सुनते ही आपको याद हो जाए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। एनालिसिस करने के बाद मैं क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। देखते हैं वीडियो जिस हिसाब से बनता है। वैसे टारगेट है मेरा कि एक वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन कम से कम आपका कवर करवा दूं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। समझेंगे, छत्तीसगढ़ का मैदान किस चट्टान से मिलकर बना हुआ है। तो इससे रिलेटेड पहले तो आपको एक बात बता दूं, जो हमारा छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिस्थिति है ना, जो हमारा भौगोलिक व्यवस्था है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? तो सबसे पहले तो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है, दूसरे नंबर पर आता है आपका जसपुर का सामरी पाठ, तीसरे नंबर पर आपका आता है छत्तीसगढ़ का मैदान, और चौथे नंबर पर आपका आता है दंडकारण्य का पठार। तो इस प्रकार से हमारा जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का मैदान किस चट्टान से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो 4 पार्ट्स मैंने बताए हैं सभी अलग अलग प्रकार के चट्टान से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कि कडप्पा चट्टान से मिलकर के बना हुआ है। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि जो आपका दंडकारण्य का पठार है वहां कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो स्पेशली वहां धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। जसपुर के सामरी पाठ की बात करें तो वहां पर आपका डक्कन ट्रैप का चट्टान पाया जाता है, और वहीं पूर्वी बघेलखंड की मैं बात करूं तो वहां पर आपका गोंडवाना शैल समूह पाया जाता है। ठीक है, यहां से एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि जहां कडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं वहां पर किस प्रकार का धातु पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि वहां पर चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है, और साथ साथ डोलोमाइट भी वहां पाया जाता है। डक्कन ट्रैप की बात करें तो वहां बॉक्साइट बहुत ज्यादा मिलता है। दंडकारण्य की बात करें तो यहाँ धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर लोहे का जो धातु है अधिक मात्रा में मिलता है। और वहीं जसपुर का सामरी पाठ जो डक्कन ट्रैप मैं बता चुकी हूँ। पूर्वी बघेलखंड के पठार में मैंने बताया कि वहां गोंडवाना चट्टान पाई जाती है, और वहां पर क्या मिलता है आपका बहुत अधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। तो यहाँ से बहुत सारे, एक ही क्वेश्चन में हमने बहुत सारा आंसर कवर कर लिया। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में कैसी चट्टानें पाई जाती है? कडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं, और यहाँ क्या मिलता है? यहाँ चूना पत्थर प्लस डोलोमाइट पाया जाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज याद रखेंगे कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है बच्चे, उसका विस्तार कौन से एरिया पर पाया जाता है। तो एक तो इसकी आकृति कैसी है, एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न कि छत्तीसगढ़ का जो मैदान वाला है इसकी आकृति किस प्रकार की है। तो इसकी जो आकृति है वो पंखाकार आकृति है। पंखाकार आकृति मतलब क्यों बोला जा रहा है पंखाकार आकृति? क्योंकि इसका जो विस्तार है वो वैसे ही है जैसे आपका बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग। ये जो तीनों ये संभाग है ना, ये छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत पूरा कवर कर लिया जाता है। तो इसी कारण से कहा गया कि ये आपका पंखाकार आकृति के अंतर्गत आता है। दुर्ग में पड़ता है एक कोटरी बेसिन करके, ठीक है, बस वो छूट जाएगा। बाकी पूरा दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर, ये तीनों ही संभाग जो है छत्तीसगढ़ के मैदान में फैला हुआ है। कोटरी बेसिन आपका दंडकारण्य के पठार के साइड में आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का नागलोक बच्चे तपकरा को कहा जाता है। तपकरा किधर पड़ता है? तपकरा आपका पड़ता है जसपुर जिले के साइड में। एक्चुअल में
ऐसा माना जाता है कि जो तपकरा क्षेत्र है यहाँ सांपों की 40 प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, इसी वजह से इसको नागलोक कहा जाता है। मंत्र तंत्र आदि की बहुत अधिक मात्रा में व्यवस्था यहाँ देखने के लिए भी मिलती है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस भाग में कन्हार बेसिन स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तर पूर्वी वाला सीमा है, उत्तर पूर्वी सीमा मतलब जसपुर वाले क्षेत्र में पहुंच गया है ना, तो जसपुर क्षेत्र में एक चोटी पड़ती है, बखौना चोटी कहा जाता है, वहां से आपकी कान्हर नदी निकलती है। तो जहां से नदी निकल रही है उसी एरिया को अपन बेसिन कहेंगे, तो उसी को कान्हर बेसिन कहा जाता है। तो कान्हर बेसिन किधर को कहा जाता है? उत्तर पूर्वी सीमा। उत्तर पूर्वी सीमा मतलब समझ आ रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच वाला एरिया, मतलब आपका जसपुर जिला के साइड पड़ जा रहा है, तो यहाँ पर कान्हर बेसिन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में कोटरी बेसिन स्थित है? कोटरी बेसिन मतलब कहां पहुंच गए अपन? मोहेला, मानपुर, राजनांदगांव साइड, तो यहाँ पर आपका कोटरी बेसिन पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के अगर मैप में समझे तो कौन सा दिशा पड़ेगा बच्चे? तो वो आपका पड़ जाएगा दक्षिण पश्चिम वाला एरिया। अभी मैंने बताया जो कोटरी बेसिन है वो छत्तीसगढ़ के मैदान के हिस्से के अंतर्गत नहीं आता, वो आता है आपके दंडकारण्य के पठार के हिस्से में। क्लियर है? तो दिशा भी आपको साथ में याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? अब देखो भौगोलिक क्षेत्र मतलब समझ आ रहा है, जैसे कि बहुत अधिक मात्रा में यहाँ मैदान है, पर्वत भी है, पठार भी है, तो सबसे ज्यादा किस प्रकार की आकृति हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पठार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पठार। याद रखेंगे, आप याद रखोगे तो आपको दिखेगा कि सब तरफ पर्वत ही पर्वत ज्यादा है, मैदान ही मैदान ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ में पठार अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन बेसिन किस दिशा में स्थित है? सोन बेसिन, सोन बेसिन मतलब आपका पहुंच गया सरगुजा, और सरगुजा कौन सी दिशा में पड़ता है? उत्तर दिशा में पड़ता है, तो सोन बेसिन भी आपका उत्तर दिशा में स्थित है। क्लियर? ये एक अपवाह तंत्र बनाती है अपने आप में। जब अपन नदियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तब वहां पर मैं आपको अपवाह तंत्र भी समझाऊंगी, तब ये चीजें और ज्यादा अच्छे से आपकी क्लियर होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के प्राकृतिक विभाजन में क्या ढक्कन का पठार भी सम्मिलित है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को जो विभाजन किया गया वो 4 प्रकार से भी बताई मैं। एक तो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार आ जाएगा, एक जसपुर का सामरी पाठ आ जाएगा, बीच वाले एरिया को हमने कह दिया छत्तीसगढ़ का मैदान, और नीचे वाले एरिया को हमने कह दिया दंतेवाड़ा का पठार या फिर दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो यहाँ पे दक्कन का पठार तो आया ही नहीं ना, तो याद रखेंगे दक्कन का पठार इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा, केशकाल घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्र के बीच सीमा बनाती है? केशकाल घाटी सबसे पहले तो है कहाँ ये? तो जो केशकाल घाटी है पड़ता है ये कोंडागांव में। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि केशकाल जो घाटी है उसमें कितनी मोड़ है? तो केशकाल घाटी में टोटल 12 मोड़ पाई जाती है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो देखो कि केशकाल घाटी किन 2 भौतिक क्षेत्र के बीच सीमा बनाती है? तो भौतिक क्षेत्र मतलब समझ आ रहा है, तो समझेंगे। जो केशकाल घाटी मतलब कोंडागांव वाला एरिया हमारा आ गया, तो कोंडागांव में केशकाल घाटी के जस्ट ऊपर से धमतरी के सिहावा पर्वत से हमारी महानदी निकल रही है, तो वो नीचे की ओर ही आ रही थी, लेकिन बीच में हमारा पड़ गया केशकाल घाटी, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ पाती, केशकाल घाटी से ही वो ऊपर टर्न कर लेती है और ऊपर जाकर के फिर वो निकलती है रायगढ़ साइड, महासमुंद से होते हुए वो बाहर निकल जाती है। ठीक, तो इसी कारण से जो छत्तीसगढ़ का मैदान है हमारा और नीचे जो बस्तर का पठार है, इन दोनों के बीच विभाजन का काम करता है आपका केशकाल घाटी। यहाँ से क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो केशकाल घाटी है वो किन 2 नदियों के बीच जल विभाजक का काम करता है? तो ऊपर में आपकी महानदी जा रही है और वहीं इसके नीचे से आपकी इंद्रावती नदी बह रही है, तो इंद्रावती नदी जाकर के आपकी गोदावरी में मिल जाएगी। तो याद रखेंगे महानदी और इंद्रावती नदी, इन दोनों के बीच में आपका केशकाल घाटी स्थित है और ये जल विभाजक का काम करती है। अगर भौगोलिक क्षेत्र पूछा तो ऊपर में आपका छत्तीसगढ़ का मैदान है और नीचे में आपका बस्तर का पठार है या फिर दंडकारण्य का पठार भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिवाइडर का काम कौन कर रहा है? आपका केशकाल घाटी कर रहा है। क्लियर? कहाँ स्थित है? कोंडागांव में। कितनी मोड़? 12 मोड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। गोदावरी किधर बहती है? गोदावरी नीचे में बहती है। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमको 5 अपवाह तंत्र पढ़ना है, जिसमें एक गोदावरी अपवाह तंत्र भी आता है। गोदावरी अपवाह तंत्र आपके दक्षिण में बहती है और इसी में आकर के जो इंद्रावती नदी है वो आपकी बहती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊपरी महानदी बेसिन को और उपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली श्रेणी कौन सी है? क्या पूछा जा रहा है? जो आपका ऊपर में महानदी बेसिन है और जो आपका नर्मदा बेसिन है। तो सबसे पहले तो महानदी बेसिन कहाँ बह रही है? छत्तीसगढ़ में बह रही है। नर्मदा बेसिन स्पेशली मध्य प्रदेश वाला एरिया, मतलब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में
उन दोनों को विभाजन करने वाला कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो आपको याद रखना है मैकल पर्वत श्रेणी, क्योंकि इसका विस्तार आपको नर्मदा बेसिन साइड भी मिलेगा, छत्तीसगढ़ में तो फिर मिलने ही वाला है। तो याद रखेंगे नर्मदा नदी बेसिन और आपका महानदी बेसिन, इन दोनों के बीच में विभाजक का काम कौन करता है? तो मैकल पर्वत श्रेणी करता है। मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार किस एरिया में पड़ता है? आपका राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली तक ये पूरी तरह से फैला हुआ है। पहले बिलासपुर भी पड़ता था, लेकिन जब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही अलग हो गया तो अब वो बिलासपुर तक नहीं जा पाता है। क्लियर है? तो मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार भी आपने याद रखना है। और ये मैकल पर्वत श्रेणी ही है जिसके कारण इसका जो ढलान है वो किस ओर हो जाता है? हमारा पूर्व की ओर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? हमारे छत्तीसगढ़ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गोदावरी सबरी का मैदान किधर स्थित है? तो सबरी किधर? दंडकारण्य का पठार है ना, दंतेवाड़ा साइड पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वहां से ऑप्शन में आप बहुत आराम से ले लेंगे अगर चीजें आपको बहुत आराम से समझ आ जाएंगी तब। तो क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोदावरी और सबरी का मैदान कहाँ स्थित है? दोनों ही नीचे में बह रहे हैं ना, तो या तो वहां पर ऑप्शन में आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र दे देगा या दंडकारण्य का पठार दे देगा, तो आपको दोनों ही याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार कैसा है? पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ अक्षांशी विस्तार अधिक है या फिर देशांतरी विस्तार अधिक है? तो याद रखेंगे बच्चे, देशांतरी विस्तार की तुलना में आपका जो अक्षांशी विस्तार है ये अधिक है। याद रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से होकर आपका कर्क रेखा भी गुजरता है, मानक समय रेखा भी गुजरता है जिसको अपन देशांतर भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। 23.5 डिग्री को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। वहीं 82 डिग्री, ठीक है, 82.32 डिग्री, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? मानक समय रेखा कहा जाता है या इसी को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो दोनों ही रेखाएं हमारी छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। कौन कौन सी? कर्क रेखा भी गुजरती है और मानक समय रेखा भी आपकी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? मतलब छत्तीसगढ़ में जितने जिले हैं उनमें से ऐसे कितने जिले हैं जो दूसरे राज्य के साथ भी सीमा बनाती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब मैप से आप समझेंगे तो और बहुत आसानी से आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कितने जिले हैं जो दूसरे राज्य के साथ भी सीमा बनाती है? तो याद रखेंगे इसके अंतर्गत टोटल 18 ऐसे जिले हैं जो बाकी राज्यों के साथ भी सीमा बनाते हैं। तो यहीं से एक क्वेश्चन आपको और बन जाता है कि छत्तीसगढ़ में भू आवेष्टित मतलब जो दूसरे राज्य के साथ में सीमा नहीं बनाते, ऐसे कितने हैं? तो जब अभी मैंने बताया दूसरे राज्य के साथ बनाने वाले 18 हैं तो बचे 10 ना, तो 10 ही आपका भूवेष्टित जिला हो जाएगा। क्लियर है? टोटल 28 जिले तो हैं हमारे यहाँ। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कर्क व मानक समय रेखा का कटाव बिंदु क्या है? तो छत्तीसगढ़ में एक जगह ऐसा पड़ता है जहां पर आपका कर्क रेखा और मानक समय रेखा दोनों आकर के एक ही जगह पर मिलती है। तो वो जगह कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो है आपका सूरजपुर। सूरजपुर एक ऐसा जगह है जहां पर कर्क रेखा भी गुजरती है और वहीं पर मानक रेखा भी गुजरती है। तो दोनों का जो कटाक्ष बिंदु है जहां पर दोनों मिल रहे हैं उस स्थान को कहा जाता है आपका सूरजपुर। सूरजपुर किधर पड़ता है? ऊपर, आपके सरगुजा संभाग के अंतर्गत ही आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, छत्तीसगढ़ में किस राज्य की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है? मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिण वाला पोर्शन और ऐसा कौन सा राज्य है जिसका सबसे उत्तर वाला पोर्शन दोनों निर्धारित होता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण साइड पर कौन सा बसा हुआ है? आपका आंध्र प्रदेश बसा हुआ है। याद रखेंगे कि उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है, तो आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी सीमा है वो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सीमा को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कौन सा 3 जिला है भाई? तो जो आपका ऊपर वाला एरिया है जहाँ के 3 जिले, एक तो कोरिया हो गया, कोरिया के जस्ट बगल में आपका सूरजपुर पड़ता है और सूरजपुर के जस्ट बगल में आपका बलरामपुर पड़ता है। ठीक है, तो इन तीनों जिलों से होकर के आपका कर्क रेखा गुजरता है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊपर वाला पोर्शन यहीं से होकर के आपका कर्क रेखा गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक रेखा किन जिलों से गुजरती है? मानक रेखा पूछ रहा है। तो मानक रेखा जो है छत्तीसगढ़ के 3 जिलों से होकर गुजरती है। सबसे पहले तो ये जांजगीर में जाएगा, जांजगीर के बाद ये आपका थोड़ा सा बलौदा बाजार जाएगा और बलौदा बाजार के बाद महासमुंद होते हुए वो बाहर निकल जाता है। तो मानक रेखा जांजगीर,
बलौदा बाजार और फिर महासमुंद, ऐसे होते हुए वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 1,35,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके इस वीडियो के लिए, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसा कि मैंने बोला, मैं आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी करने वाली हूँ। अभी थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कोशिश करूंगी कि आपके लिए अच्छे से विजिबल हो, इस टाइप का एक व्यवस्था यहाँ पर सेटअप जमाया जाए। फिलहाल आपकी तैयारी ना रुके, इस कारण से मेरे को इस सिचुएशन में भी पढ़ाना पड़ रहा है, और इसी कारण से आपके सपोर्ट की भी उम्मीद है मुझे कि आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। प्लस सपोर्ट तब कीजिए जब आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल सही लग रहा है तभी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सही लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़े और मैं लाइव आकर आप लोग का क्लास ले सकूं, जिसके माध्यम से फिर आपको मैप के माध्यम से हर एक चीज समझाने की कोशिश किया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल जितना भी क्वेश्चन मैं आपको अब डेली करवाने वाली हूँ, है ना, करंट के क्वेश्चन भी हमारे डेली चलेंगे, प्लस छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन भी हमारे डेली चलने वाले हैं। तो सारा का सारा क्वेश्चन एक दिन में मैं जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगी, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, एकदम रट्टा मार लेना है बिल्कुल, ताकि बाद में पेपर के टाइम पर आप जाए तो सिर्फ एक बार रिवाइज करने की जरूरत पड़े, बाकी सारा कुछ आपका क्लियर हो जाए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो से अगर कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, तो चैट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? तब तक के लिए अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।